जय श्री राम। आ जाओ। क्या कर रहे थे हम? एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने कर लिए थे डिस्कस। 76 की बात कर रहे हैं। 76 में क्या दिया है? दो रोटेटिंग बॉडी हैं ए और बी, एक का मास m है, एक का मास 2m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का है आई ए और बी का है आई बी। आई बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दोनों की इक्वल है, तो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन इसमें बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। 76, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। ए का मोमेंट ऑफ ए का मास दिया है m, बी का दिया है 2m, और ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। ठीक है, आई बी बड़ा है, क्या लिख देते हैं? आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। वो इस वजह से भी है, मास ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दोनों की इक्वल है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के, इसकी भी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इसकी के है और इसकी भी के है, दोनों की बराबर है। एल ए और एल बी इनके एंगुलर मोमेंटम है। इसका एंगुलर मोमेंटम एल ए, इसका एंगुलर मोमेंटम एल बी। अब हमें ऑप्शंस दिए हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? ऑप्शन मैच करने हैं। अनीता, बबीता, चमेली और दीपिका। क्या हैं ये ऑप्शंस? एल ए इज इक्वल टू एल बी बाय 2, एल ए इज इक्वल टू एल बी बाय 2। सेकेंड ऑप्शन है एल ए इज इक्वल टू 2 एल बी। अच्छा, एल बी ग्रेटर देन एल ए, एल बी ग्रेटर देन एल ए, और चौथा एल ए ग्रेटर देन एल बी। चलिए सॉल्व करते हैं। भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दोनों की बराबर है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। पहले मैं मैकेनिक्स में आप लोगों को एक बात बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है p² बाय 2m। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। p लीनियर मोमेंटम है और k काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशन चैप्टर जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की तरह ही होता है, बस उसमें एनालॉग्स बदल जाते हैं। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो इसी को मैं रोटेशन के रिलेवेंस में क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p की जगह एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम, और मास की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी लिखा जा सकता है भाई। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू √2KI। ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं हम। यहाँ कैसे पढ़ते थे? P इज इक्वल टू √2MK। पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? उसी का क्या बन गया? P की जगह L, M की जगह I, और काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो इन्होंने कहा दोनों की सेम है। सेम है मतलब कांस्टेंट है। तो L किस पे डिपेंड कर गया? I की पावर हाफ पे, या I पे डिपेंड कर गया, ऐसा कह दो, पावर छोड़ो। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है? B का। तो एंगुलर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? B का। यहाँ दिखाई दे रहा है साफ। पूछे कितना है तो वो भी बता सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम भी आएगा ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है? B का। तो एंगुलर मोमेंटम भी किसका ज़्यादा होगा? B का। आंसर C। ठीक है, चलो बढ़िया, नोट करिए इसको।
हो गया, रब कर दें? नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या दिया है 77 में, दो डिस्क रोटेट कर रही हैं अपने अपने एक्सिस पे। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, नॉर्मल टू द डिस्क है ना, और सेंटर से पास हो रहा है। पहली जो डिस्क है उसका मास 2 kg है, रेडियस 0.2 मीटर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड है। दूसरी जो डिस्क है उसका मास 4 kg है, रेडियस 0.1 मीटर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकेंड है। दोनों डिस्क एक साथ लाके कोइंसाइड करा दी गई, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड करा दिए गए। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पहले भी। जैसे कॉलिजन में, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में दो बॉडी कंबाइन हो जाती है, फिर वो कंबाइंडली एक साथ ट्रैवल करती है, तो जब एक साथ ट्रैवल करती है तो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ठीक वैसा ही है कैपेसिटर में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, अभी बताया था मैंने। कैपेसिटर में एक कैपेसिटर की अलग चार्जिंग करी, दूसरे की अलग चार्जिंग करी, चार्जिंग करने के बाद दोनों की बैटरी रिमूव कर दी और आपस में उन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, तो कॉमन पोटेंशियल पे आ जाता था। और वो भी बताया था मैंने कल परसों, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे और एनर्जी का कुछ लॉस होगा। एनर्जी का कितना लॉस होगा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें है, एक डिस्क घूम रही है, बनाया था ये डायग्राम भी, दूसरी डिस्क घूम रही है, दोनों को एक साथ माउंट कर दिया, तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, समझो कॉन्सेप्चुअली तो बड़ा सिंपल है। तो ऐसा कर रहे हैं, तो ये काम जब भी किया जाता है, मैंने पहले बताया था, स्मूथली, जेंटली, पोलाइटली, है ना, ग्रेजुअली किया जाता है। और ये सारे शब्द क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो L कांस्टेंट रहेगा, तो L1 इज इक्वल टू L2 कर सकते हैं। पहले मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कितना, पहले वाली बॉडी के लिए I1 ओमेगा 1, दूसरी वाली बॉडी के लिए I2 ओमेगा 2, और एक साथ कोइंसाइड कराने के बाद I ओमेगा या I1 प्लस I2 ओमेगा, ये ओमेगा पता करना है। सिंपल हो गया। अब ये डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोलना पड़ेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाली का बात करें तो कितना हो जाएगा, I1 बोले तो हाफ mr², m1r1²। याद है ना फॉर्मूला। मास बताइए पहली बॉडी का कितना है, पहली डिस्क का रेडियस कितना है बेटा, 0.2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, क्या आया 0. यूनिट के साथ लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। I2 की बात करें, हाफ m2r2²। मास कितना है दूसरी बॉडी का, रेडियस कितना है 0.1, ये 2 से 4 कट के बचा 2 और ये 0.01, तो क्या आ गया 0.02 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बस खत्म। अब पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.04, एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी 50, दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.02, एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी 200। कंबाइन करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइन हो गया, तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.04, दूसरे वाले का 0.02,
और ओमेगा हमें पता करना है इसको, है ना। तो ये कितना हो गया, 50 से मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना हो जाएगा बोलो। अबे 2 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 6/0.06, ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की, 100 रेडियन पर सेकेंड। क्या यही आंसर है, क्या है आंसर, बी फॉर भंवरपाल। क्या भंवरलाल। नोट करिए, बहुत जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। हो गया। फास्ट हो गए यार तुम तो, है फटाक से कर देते हो, फटाक से। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चे घबराते रहते हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो बड़ा सिंपल सा है। सेवेंटी 8 अब तो नहीं होता, पुरानी मूवीज में दिखाते हैं हीरो स्टेज पे शो परफॉर्म करेगा, गाना गाएगा, तो एक राउंड सा टर्न टेबल लगा रहता था, उस पर वो वॉक करता रहेगा, टेबल पीछे मूव करता रहेगा, उसकी पोजीशन वहीं रहेगी, मून वॉक करके दिखाता था। ऋषि कपूर की पिक्चर में होता था, पुराना वो मूवी है, ओम शांति ओम करके गाना है, देखना कभी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, टर्न टेबल है, उस पर कोई बच्चा या कोई पर्सन या कोई एडल्ट खड़ा हो गया और वॉक करना शुरू कर दिया। तो वॉक करने की वजह से क्या हुआ, टेबल पीछे मूव करेगा और वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ट्रेडमिल, सर्कुलर ट्रेडमिल इमेजिन कर लो एक, इस तरह से, जस्ट लाइक ए सर्कुलर ट्रेडमिल, ठीक है। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये अब ये आगे चलेगा तो ट्रेडमिल पीछे चलेगी, टर्न टेबल पीछे घूमेगा। बेसिकली यहाँ एक सिस्टम बन गया है मैन का और टेबल का, मैन का और इस डिस्क का, दिस इज जस्ट लाइक ए डिस्क। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये सिस्टम में ये एक दूसरे पे तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर का एक्सटर्नल एजेंट इन पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो बात वही है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो गई, आपस में ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जैसे भाई बहन लड़ रहे हैं आपस में, अब पापा ने आके डांटा तो आप चुप रहो, निकल जाओ, ठीक है। तो कभी तो बहुत प्यार मोहब्बत है, ठीक है,
और कभी कभी हाथापाई भी हो रही है, लेकिन पेरेंट्स का उसमें है ना हाथ डालना अलाउड नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये दोनों मिलके एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक्सटर्नल एजेंट कोई फोर्स नहीं लगा रहा इस पर, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी तो जीरो है। और समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा, L1 इज इक्वल टू L2। आदमी का एंगुलर मोमेंटम mvr, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा पता कर सकते हो कि मैन के चलने की वजह से जो ये घूमेगी तो कितनी एंगुलर स्पीड से घूमेगी। जब मैन इस पे चलेगा तो ये घूमेगी कितनी एंगुलर स्पीड से घूमेगी। मास कितना है आदमी का? 50। वेलोसिटी कितनी है? रेडियस कितना है डिस्क का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, केजी नहीं होगा। 50 दूनी 100, तो ओमेगा कितना आ गया? 100/1/2 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आई? ये किसकी है? एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। ये किसकी है? डिस्क की। आदमी कितनी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v को ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू फॉर मैन एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं हम। कैसे? ओमेगा इज इक्वल टू v/r। v कितना है? 1, r कितना है? 2। एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना। रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट है, जब दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड कर देते हैं, और सेम डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ v रिलेटिव अगर मैं निकालूं या ओमेगा रिलेटिव अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो क्या करूँगा? हाफ प्लस हाफ, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड और सेम डायरेक्शन में, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, तो 2π/1 कितना हो गया? 2π सेकेंड में एक चक्कर पूरा हो जाएगा। आंसर क्या आया? चमेली, चेक करो। हो गया भाई? रब कर दे बंधुओं। हो गया?
8 करा है हमने, अभी 79 करना है। वही कॉन्सेप्ट फिर पूछ लिया बेटा, एक डिस्क घूम रही है, दूसरी डिस्क रेस्ट पे है, दोनों को मिला दिया, ओमेगा कितना होगा, ये पूछा ना। इसका ओमेगा आई है इनिशियल ओमेगा, इसका ओमेगा 0 है, ये ओमेगा फाइनल है जो निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। तो अब कितना होगा, इसमें क्या निकालना है, एक सेकंड, अच्छा एनर्जी लॉस, ठीक 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 है। बाद में दोनों ओमेगा एफ से घूम रही हैं तो एनर्जी लॉस बताना, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन ध्यान से। तो एनर्जी लॉस तो बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका, सिंपल है बिल्कुल। क्या फॉर्मूला है भाई एनर्जी लॉस का, बताइए ज़रा। कोई तकलीफ हो रही है, चलो तुम बताओ भाई, बताओ। कर दिया गूगल, कॉलिजन में बताया था कैपेसिटर में बताया था रोटेशन में बताया था सेम ही नहीं है ये। अब तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तुमने कर दिया ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट जल्दीबाजी में, ठीक है याद रहेगा, वैल्यू डालनी है, काम खत्म है। ये क्या है आई टी, ये क्या है आई बी, आई टी प्लस आई बी ओमेगा आई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, यही है क्या आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। डी फॉर दीपिका, सही है, नोट करिए बहुत जल्दी, फिर अगला कराते हैं। हो गया भाई, पहले से करके बैठे हो क्या, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, चलो। कौन सा करा अभी हमने 79, अब करना है 80। दो रिंग है इस बार, दो नहीं एक ही रिंग है, सॉरी सर्कुलर रिंग है, मास एम है, रेडियस आर है, घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उसके पेरीफ्री पे डायमीटर के अलोंग दो पार्टिकल रख दी जिनका मास है छोटा m। तो नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर क्या है सवाल का 80।
रिंग घूम रही है, रिंग का मास m और रेडियस r, छोटा r सॉरी। अब क्या हुआ, ये घूम रही थी ओमेगा से, हमने क्या करा, इसमें दो पार्टिकल टिका दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का मास m और m। अब नई एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा डैश, तो ये बताना है ये कितनी होगी। इसमें भी वही बात है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक शब्द लिखा है तीसरी लाइन में, जेंटली। जेंटली का मतलब प्यार से, आराम नाल, ठीक है, धीरे धीरे, हौले हौले। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से कोई एक्सटर्नल टॉर्क, जिससे क्या हुआ, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। तो भैया L1 इज इक्वल टू L2, पहले कितना था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का कितना होता है, mr² इंटू ओमेगा। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। जब ये पार्टिकल टिका दिए गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना, mr² प्लस पार्टिकल्स का भी लेना पड़ेगा। तो पार्टिकल के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक पार्टिकल के लिए mr² और दूसरे पार्टिकल के लिए mr² इंटू नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, जो हमें पता करनी है। ये रिंग का, ये पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का। बात समझ में आ रही है। तो mr² ओमेगा, ये क्या हुआ, m प्लस 2m इंटू r² ओमेगा डैश। r² से r² खत्म, ओमेगा डैश कितना आया, m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। ये क्या आंसर, डी फॉर बोले तो जो मर्जी वो कह दो। हो गया अभी, बाल को रब कर दें। चलिए हो गया तो रब कर देते हैं इसको। एक ही कॉन्सेप्ट है यार, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बार बार करते रहो करते रहो करते रहो। कौन सा 81, एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2। I1 खा गए इस बार, अच्छा, अबाउट इट्स एक्सिस। दूसरी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I1 की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। I2 की कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, तो हम मान सकते हैं कि वो रेस्ट पे थी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0। दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये पूछा। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार पूछा गया। सोचो कितना पसंद होगा ये पेपर सेटर को कॉन्सेप्ट के बार बार पूछ लेता है इसको। एक डिस्क का रिंग है, डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसका I2 और एंगुलर वेलोसिटी 0, मिला दिया, एक साथ रख दिया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी। तो फिर वही बात, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी, हाँ, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम रखने से पहले कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2
रखने के बाद कितना हो गया, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा पता करना है। तो ये कितना हो गया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये 0 था। तो ये ओमेगा कितना हो गया, दिस इज द आंसर। चेक करना भाई। हाँ, I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2, यहाँ 1 नहीं लिखा है बेसिकली, ये ओमेगा है, इसकी वैल्यू ओमेगा दी है, इसको ओमेगा डैश कह दो, कोई बात नहीं, आंसर वही है। कौन सा ऑप्शन, सी फॉर चंपालाल। समझ आया, नोट करिए। आ गया भाई समझ में, रब कर दे इसको। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करा, 81 करा है, 82 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। थिन सर्कुलर रिंग है, मास कैपिटल एम, रेडियस स्मॉल आर, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। 4 ऑब्जेक्ट रख दिए, 2 से पेट नहीं भरा इनका, अभी 4 रख दिए, जेंटली रखे हैं। हमारा काम तो जेंटली से हो गया, प्यार प्यार में काम हो गया। जेंटली बोला मतलब फोर्स जीरो मतलब टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, वो ये क्वेश्चन बार बार। रिंग थी, मास कितना m, रेडियस कितना r, एक यहाँ टिकाया, एक यहाँ टिकाया, एक यहाँ टिकाया, एक यहाँ टिकाया, सबका मास m, ठीक है। तो अब क्या होगा, नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जेंटली मतलब फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², पुरानी एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर स्पीड, दोनों की प्रोडक्ट मिला के क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल रखने के बाद रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², एक पार्टिकल का mr², और ऐसे ऐसे 4 पार्टिकल है तो 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, ये हमें पता करनी है, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया, mr² ओमेगा, m प्लस 4 छोटा m, r² ओमेगा, r² से r² खत्म, ये ओमेगा डैश है। ओमेगा डैश हो गया हमारा m अपॉन m प्लस 4m इंटू ओमेगा। आंसर बी फॉर बबीता। चेक करो सही है गलत है, सही है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? (83) थ्योरेटिकल है। डिस्क रोटेट कर रही थी, एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, सिद्धांत नाम का बच्चा आके उस पर बैठ गया, तो क्या चीज़ कंजर्व रहेगी? अरे टॉपिक ही वो चल रहा है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। समझ आ गया? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस पे क्वेश्चन और याद आया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आपको बता दूं, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पूछा जाता है।
ग्रेविटेशन में आप पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन उससे पहले केपलर के लॉ पढ़े जाते हैं। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ, नहीं याद है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये पहला लॉ है थियोरेटिकल। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरिया। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, इक्वल एरिया कवर करता है, मतलब उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स। टाइम पीरियड का स्क्वायर r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद आया? अब आया नहीं आया? तो जो सेकंड लॉ है ना, लॉ ऑफ एरिया, वो किस पे बेस्ड है? फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपसे पूछते हैं किरचॉफ के 2 लॉ हैं, तो किरचॉफ का पहला लॉ फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ का दूसरा लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ऐसे यहाँ पूछते हैं कि केपलर का दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एरिया जिसको कहते हैं, वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। कैसे समझ सकते हैं भाई? सन के अराउंड जब कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, जब सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, यहाँ सन है, प्लैनेट मूव कर रहा है, तो प्लैनेट कभी नज़दीक आता है सन के, कभी दूर जाता है, मोशन करता रहेगा। जब नज़दीक आ जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जब दूर चला जाएगा तो स्पीड कम हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो स्पीड कम हो रही है तो रेडियस भी कम हो रहा है। अरे यार, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है ना, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क होगा क्या? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। m तो होता ही कांस्टेंट है, तो v और r की प्रोडक्ट कैसी रहेगी? तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नज़दीक आएगा तो r की वैल्यू कम हो जाएगी और v की वैल्यू ज़्यादा। दूर जाएगा तो क्या होगा? r की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, v की वैल्यू कम। जब कम स्पीड होगी तो कम एरिया स्वीप करेगा, और जब ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा एरिया स्वीप करेगा। तो जो सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ लेते हैं, चाहे तो लिख लो। केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया। वापस आते हैं अपना, ये बुक वालों ने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं अलग ही तरीके से। अब हमने पढ़ लिया बेटा एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये हमारा पूरा हो गया। तो अब हम पढ़ सकते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, जो क्वेश्चन नंबर 28 से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 35 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं इस बुक में, वो बेस्ड है किस पे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। उसकी बात करते हैं। टॉर्क, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी और टॉर्क, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक रॉड दे दी हमें, रॉड की लेंथ है 200 सेंटीमीटर, मास है 500 ग्राम। इस पे यहाँ एक मास लटका हुआ है, कितना? 2 kg, और यहाँ एक लटका हुआ है m, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ एक सपोर्ट लगाया हुआ है, ये जो है ये 20 सेंटीमीटर पे है। ये 40 सेंटीमीटर पे है, ये कितने पे है? 160 सेंटीमीटर पे है। चलिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई? नेट फोर्स 0,
लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स के साथ साथ क्या है, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। टॉर्क आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ सपोर्ट जा दिया है, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस नहीं हुआ तो ये पलट जाएगा, रॉड पलट जाएगी। इसके वेट का टॉर्क ज़्यादा हुआ तो इधर, इसका ज़्यादा हुआ तो इधर। लेकिन डायग्राम में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इनका जो रॉड का वेट है वो दिखाया नहीं गया। अगर हम वो भूल जाते हैं कंसिडर करना तो डेफिनेटली क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर सेंटर पे क्या लगेगा, वेट भी लगेगा, किसका, वेट ऑफ रॉड, जो कि कितना होगा, mg। यहाँ कितना लगेगा फोर्स, 2g, और यहाँ कितना लगेगा, mg। ये m ना लेकर के m डैश ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। अब देखिए इधर वाला जो वेट है ये कैसे रोटेट कराएगा रॉड को, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर वाला क्लॉकवाइज। अगर दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। जिस तरफ टॉर्क ज़्यादा उस तरफ रोटेशन हो जाएगा और ये रॉड पलट जाएगी। तो हमें बैलेंस करना है क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से। तो टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है उस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए हमें। तो इधर वाला मास, फोर्स कितनी है, 2g, डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, यहाँ से इस पॉइंट से, सपोर्ट से 20 से 40, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन बनेंगी। तो अब जब आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। या सेंटीमीटर में भी छोड़ देंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर दूसरी साइड पे क्या है बेटा, वेट ऑफ रॉड, जो कि कितना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg इंटू जी, ये मास, ये ग्रेविटी, टोटल मिलके क्या बन गया, वेट। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। डिस्टेंस कितना है, अब सेंटर तो ये तो वेट तो सेंटर पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे। पूरी रॉड की लंबाई कितनी है, 200, तो ये कितना होगा, 100, और ये भी कितना होगा, 100। तो रॉड के किनारे से 100 और रॉड सपोर्ट कितना है, 40, तो सपोर्ट से कितना हो गया, 60। और ये जो m मास है इसका कितना डिस्टेंस है सपोर्ट से, यहाँ 40 या 160, तो कितना हो गया, 120। g से g कैंसिल, ठीक है, क्या बचा, 40, 30, 120 m, 10 इज इक्वल टू 120 m, और m की वैल्यू कितनी आ गई, कौन सा ऑप्शन, ए, डी, बी, कौन सा, ए इज द आंसर। समझ आ गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। नोट कर लो बेटा जल्दी से। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां हम मान सकते हैं सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। जहां पे वेट सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां मास वहां सेंटर ऑफ मास। 99% केसेस में दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। जो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वही उसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है ना। हिमालयन रेंज में जाएंगे वहाँ पे ऐसा पाया जाता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे। तो हमेशा ऐसा होगा नहीं कह सकते, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज जीरो। क्या सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ टॉर्क जीरो हो जाता है? टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टॉर्क जीरो होने या ना होने से सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपकी नाभि पे होता है ना। और अगर हमेशा आपका बॉडी का टॉर्क बैलेंस होता तो आप कभी गिरते ही ना। चलते चलते ठोकर लगती है, गिर भी जाते हो, मुंह फूट जाता है, घुटने छिल जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, बहुत सारे कर्म कांड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉर्क बैलेंस नहीं हुआ है ना। अगर हमेशा टॉर्क बैलेंस हो जाता तो आप गिरते ही ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो हमेशा टॉर्क बैलेंस होगा ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे हमेशा टॉर्क बैलेंस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। बैलेंस हो गया तो रोटेशन नहीं होगा, बैलेंस नहीं हुआ तो रोटेशन होगा। उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बहुत नीचे होती है, आई समझ में, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तराजू से समझ सकते हो, तराजू में सब्जी वाला जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो दोनों तरफ इक्वल वेट कर देता है तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और अगर एक तरफ वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जिस तरफ वेट ज़्यादा उस तरफ उसकी रॉड क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। मुड़ना अलग है, डिफ्लेक्शन अलग है, ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा ही वो इक्विलिब्रियम में थोड़ा ना रहता है। अगर हमेशा ही टॉर्क ज़ीरो होता तो वो क्या करता, 2 किलो का जो वेट लगाता है एक उसमें पैन में और दूसरे पैन में आधा किलो सब्जी रख के कहता लो जी हो गई, रोज़ लॉटरी थी उसकी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कपल का मतलब होता है फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब दो फोर्स इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स कितनी हो गई, और जब नेट फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी मोशन करेगी क्या? तो जब कपल लगता है तो क्या होता है, मोशन नहीं होता, हमेशा रोटेशन ही होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट लार्ज लोड। ये बात सही है। मैकेनिकल एडवांटेज जनरली नीट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता, जनरली, रेयरली, है ना। कभी कई साल में एक आध बार पूछ लिया, पुराना क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली नहीं पूछा जा रहा। ये ICSC के स्कूल के सिलेबस में है। मल्टीपल मूवेबल पुली लगा करके एक सिस्टम बनाया जाता है तो हम कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। जब कम एफर्ट लगा करके हम ज़्यादा लोड कैरी कर पा रहे हैं तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 से ज़्यादा आती है तो मैकेनिकल एडवांटेज मिला, अदरवाइज नहीं मिला। सपोज करो आपने एक रस्सी में पुली के ऊपर बांध दी, इस तरह का आपने सिस्टम तैयार किया, इधर आप खींच रहे हो, इधर 10 किलो का वेट लगा दिया आपने, 10 किलो का मास। तो 10 किलो का मास मतलब 100 न्यूटन की फोर्स। वेट कितना हो गया, 10G। 10G मतलब 100 न्यूटन। तो आप 100 न्यूटन लगाएंगे तो 100 न्यूटन ही आप उठाएंगे। जितना आप लोड उठा रहे हैं उतना ही आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो रेशो कितना है, 1। इसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूँ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 50 न्यूटन से 100 न्यूटन उठा लें तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2। एफर्ट कितना लगाया, 50 न्यूटन। लोड कितना उठाया, 100।
रेशो होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 100, एफर्ट कितना है 50, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2। तो ऐसे 2, 3, 4, 5 कितना भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पुली, है ना। तो वो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा लोड उठा पा रहे हैं। तो चौथा स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शंस में कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में ओनली फोर्थ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शंस गलत हैं। ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया होगा तो सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ओनली फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट 3 रॉन्ग है, जागो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटा, जागो। मैं भी यही कह रहा हूँ, केवल फोर्थ स्टेटमेंट सही है, पहले 3 स्टेटमेंट गलत है। मैंने यही कहा ना। हाँ, शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी क्लास में होना अनिवार्य है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, एक रॉड है, इसका वेट है W, 2 पैरेलल नाइफ से उसको सपोर्ट किया गया है A और B पॉइंट पे। नाइफ के बीच का डिस्टेंस D है, सेंटर ऑफ मास X डिस्टेंस पे है A से, तो नॉर्मल रिएक्शन A की बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 30, एक रॉड है हमारे पास, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, इधर एक नाइफ लगा करके, इधर एक नाइफ लगा करके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D। ये A है, ये B है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन NA और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन NB, और यहाँ कहीं लग रहा है वेट, जो कि A से कितने डिस्टेंस पर है, X पर। तो B से कितना हो गया, बोलो बोलो, शाबाश, D माइनस X। अब अगर इसको रोक के रखना है तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब फोर्स भी 0 हो जाए और हाँ सिर्फ फोर्स बैलेंस हो रही है तो लीनियर इक्विलिब्रियम, फोर्स के साथ टॉर्क भी बैलेंस हो रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं हुई तो ये नीचे मूव करना शुरू कर देगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में। टॉर्क बैलेंस नहीं हुआ तो रोटेट कर जाएगा। तो अब देखिए, हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहली बात तो देखिए, डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी कैंसिल्ड आउट बाय द अपवर्ड फोर्सेस। नीचे लगने वाली फोर्स ऊपर लगने वाली फोर्स को बैलेंस करेंगी, तभी ये स्टेशनरी रहेगा। तो ऊपर रॉड पे क्या लग रहा है, नीचे वेट, और ऊपर क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन NA प्लस NB। बात समझ में आई, एक इक्वेशन बन गई। अब टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क आप बेटा कहीं भी बैलेंस कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के पर्पज से आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जो नॉर्मल रिएक्शन में से कोई एक पॉइंट चूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। जैसे मुझे NA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं B पर 0 कर देता हूँ, B के अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूँ। अब B के अबाउट, B का खुद का टॉर्क कितना हो गया, 0, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिस पॉइंट पे तुम टॉर्क निकाल रहे हो, ये फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रही है ना, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना हो गया, 0। जब डिस्टेंस 0 हो गया तो टॉर्क कितना हो गया, 0। तो इसका खुद का टॉर्क तो 0 हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क निकालना है। अब एक का सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी का कैसा है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ओपोजिट है, सेंस ऑफ रोटेशन ओपोजिट है, समझ रहे हो बात। अब ये जो डायरेक्शन ओपोजिट है इसको बैलेंस कर दें तो इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज नहीं है। तो NA का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, NA इंटू D। ये लीनियर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। वेट का टॉर्क कितना, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो बात को। तुम्हें क्या चाहिए, NA, ये क्या हो गया, बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, देखना यही आंसर है क्या।
यही है ना, बी इज द राइट आंसर। हो गया बेटा, नोट करिए फिर अगला बताते हैं। हो गया बच्चे, रब कर दें इसको। नेक्स्ट देखिए 31 किया किसी ने, हुआ किसी का 31 हुआ नहीं हुआ, करा था, कोशिश की थी, नहीं की, चलो कोई बात नहीं। 3 फोर्सेस लग रही हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ना, और बैलेंस फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बताना है कितना होगा। ये सिचुएशन है, यहाँ लग रही है बेटा कितनी, F3, यहाँ लग रही है कितनी, F2, और यहाँ लग रही है कितनी, ये क्या कह रहे हैं, टोटल टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 है, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। टॉर्क 0 कर दिया। ये क्या होती है बेटा, पहले भी बताया आपको, फिर बताता हूँ। ये क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स में क्या देखते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। मोमेंटम में क्या देखते हैं, लाइन ऑफ मोशन। तो ये क्या है इसकी, लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है इसकी, लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है इसकी, लाइन ऑफ एक्शन। और टॉर्क निकालना हो तो क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सेंट्रॉइड है या सेंटर है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। अगर एक को मैं d कह दूं तो ये भी d होगा और ये भी d होगा। एम आई राइट। अब ध्यान दो, तो इस फोर्स का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, कैसे घुमाएगा ये, क्लॉकवाइज। ये भी कैसे घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। F2 कैसे घुमाएगा, यहाँ फिक्स करके आगे मूव करके देखो कैसे घुमाएगा। ये भी कैसे घुमाएगा, तो F1 और F2 सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे, F3 ऑपोजिट में घुमाएगा। अगर F3 का टॉर्क इन दोनों को बैलेंस कर लेता है, इन दोनों के टॉर्क को, तो इक्विलिब्रियम आएगा, वरना नहीं। इक्विलिब्रियम आएगा से मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा, वरना नहीं। तो F1 का टॉर्क कितना, F1 इंटू डी। F2 का टॉर्क कितना, F2 इंटू डी। F3 का टॉर्क कितना, F3 इंटू डी। ये F3 का टॉर्क इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस करेगा तो काम हो जाएगा, वरना नहीं। डी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, आई नहीं आई, बात समझ में आई। ए इज द आंसर। आ गया बेटा समझ। कौन सा क्वेश्चन था, 31। अब देखते हैं 32। 32 फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हम बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 32 की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। बिल्कुल सही है, जहाँ पे वेट काम करता है, वेट को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, वेट को सपोज कर सकते हैं टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड नहीं करता है, अभी बताया था।
आगे इन्होंने दिया हुआ है अर्थ टू बी एज्यूम एज ए इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। अर्थ का इनफाइनाइट लार्ज रेडियस मान लोगे तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बहुत कम। भाई छोटा जी क्या होता है, बड़ा जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस बहुत ज़्यादा तो जी बहुत कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कुल मिलाकर के मास और COM और COG कोइंसाइड नहीं करते, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फिर वही बात घुमा के कान पकड़ लिया, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं क्या, करते तो हैं पर हमेशा करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी। रेडियस ऑफ गायरेशन रोटेशन में आता है, रोटेशन ही हम पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है बेसिकली। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यही बात ये कह रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द एक्सिस। सही बात है बिल्कुल। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस किस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 करते हैं भाई इसको। ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए। हमारे पास एक रॉड है, इसकी मास पर यूनिट लेंथ डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। रॉड की लंबाई 3 मीटर है ना, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक जैसे ही होते हैं, निकालने का तरीका भी एक जैसा ही होता है। सेंटर ऑफ मास टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन ये फॉर्मूला तब तक के लिए था जब तक डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, समझ रहे हो। अगर रॉड यूनिफॉर्म है तब काम करेगा, रॉड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ऐसी रॉड है ना, ऐसी हर जगह से डेंसिटी से मास यूनिफॉर्म, लेंथ यूनिफॉर्म, तो ये काम करेगा। लेकिन अगर ऐसी है ना, ऐसी, तो नहीं करेगा। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये काम नहीं करता। जब वेरिएबल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो फॉर्मूले से काम नहीं चलता, तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ता है। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, ये कह रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। कांस्टेंट ले लें अपनी तरफ से k, तो ये हो जाएगा kx। कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाएगा x dm का इंटीग्रेशन अपॉन dm का इंटीग्रेशन, याद कर लीजिएगा। अब x dm और dm क्या है ये समझना पड़ेगा। रॉड के लिए x डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, dx, और फिर उसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तब मिलेगा आंसर। अब इसकी लेंथ dx है तो कुछ मास भी तो होगा इसका। मान लेते हैं मास कितना है, dm। मास कितना है, dm। तो ऐसे समझिए, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, kx। तो अब ऐसे कहिए ना, l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, m/l। x लेंथ का कितना होगा, m/l इंटू एक्स, और dx लेंथ का कितना होगा, m/l इंटू dx। ये l लिखा है लेकिन l ना समझना, इसको क्या समझना, जल्दी में लिख देते हैं टीचर लोग। मास ऑफ लेंथ l इज m, मास ऑफ लेंथ यूनिट लेंथ इज m/l, मास ऑफ लेंथ dx इज इतना, और मास ऑफ लेंथ dx को ही हम क्या कहते हैं, dm। तो ये dm की वैल्यू मिल गई तुम्हें, क्वेश्चन खत्म हो गया। dm निकाल लिया ना सिंपल तरीके से। अब क्या हो गया, m/l dx हो गया ना। और m/l को क्या लिखोगे बेटा, kx।
तो सिंपली तुम्हें dm की वैल्यू मिल गई क्या, kx dx। मिली कि नहीं मिली? तो अब काम हो गया, यहाँ रख देते हैं उसको, x इंटू dm की वैल्यू kx dx और नीचे kx dx। इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 3। समझ रहे हो बात को? भाई 3 मीटर की रॉड है तो लिमिट क्या हो गई, 0 से 3। तो एक्सीएम क्या हो गया भाई, ऊपर तो k कांस्टेंट है बाहर आ गया, नीचे भी k कांस्टेंट है बाहर आ गया, k से k कट गया, क्या बचा ऊपर, एक्स स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 3 और नीचे x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में लिमिट 0 से 3। तो ऊपर क्या हो गया, x क्यूब बाय 3 और नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाय 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या बचा, 2 बाय 3 एक्स की लिमिट 0 से 3, 2 बाय 3 3 माइनस 0, 2 बाय 3 इंटू 3 यानी कि 2 मीटर पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। चेक करो आंसर। बबीता जी आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये फॉर्मूला रट लेना तोते की तरह, कॉपी में लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएबल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं सेंटर ऑफ मास में या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तो बात समझ में आ गई? आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क का किस्सा। रोलिंग रोलिंग रह जाएगी, कल रोलिंग फिनिश कर देंगे, रोटेशन खत्म। रब कर दें इसको, अभी नहीं तो कभी नहीं। हो गया भाई सबका, तो रब कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? $250 न्यूटन की फोर्स चाहिए 75 किलो का मास उठाने के लिए पुली के द्वारा। तो 12 मीटर मूव कराते हैं तो 3 मीटर लिफ्ट होता है, मतलब 12 मीटर रस्सी खींचते हैं तो 3 मीटर ये मूव करता है मास। एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी क्या होती है भैया? उल्टा कर दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है? याद रहेगा अब, चाहे वर्क की पूछे, चाहे पावर की पूछे, चाहे एनर्जी की पूछे, हमेशा आप क्या करोगे? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में और इनपुट में यहाँ तरीका अलग है थोड़ा सा वैसे। यहाँ आपको क्या निकालना है? यहाँ आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा क्या है? वेलोसिटी रेशो की हेल्प से। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या नंबर है सवाल का? 34 है पक्का?
तो मैकेनिकल एडवांटेज एम में लिख दूं शॉर्ट में, समझ गए। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा फायदा, इंसान क्या करता है, कभी किसी को फायदा पहुंचाता है, फायदा उठाता है हमेशा। तो याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लिया जाता है। तो फॉर्मूला भी चीख चीख के कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ले, मैकेनिकल एडवांटेज ले, ले बोले तो ले। समझ में आई बात। लोड अपॉन, लोड कितना था तुम्हारा 75 kg, ये मास है, वेट कितना हो जाएगा mg, तो 75 इंटू 10, और एफर्ट कितना है तुम्हारा 250 न्यूटन, तो 750 बाय 250। मैकेनिकल एडवांटेज कितना ले लिया 3 का, मैकेनिकल एडवांटेज लिया जाता है, ले लिया 3 का। दूसरी टर्म आती है वेलोसिटी रेशो, ये ध्यान रखना ये उल्टा होता है, E अपॉन एल, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये एम ए का उल्टा होता है, ध्यान रखना। एफर्ट कितना 12, ये कितना चला 3, तो कितना आया 4। इतनी बात समझ में आई, ओके। और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। पूछेंगे नहीं वैसे इस पे क्वेश्चन, रेयरली कभी आ गया, 5-10 साल में एक आध बार तो आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 3, ये कितना है 4, एफिशिएंसी कितनी आई 0. चेक करना आंसर, सी फॉर चंपालाल। अगला क्वेश्चन कौन सा है, थर्टी 35 थोड़ी देर पहले ही बता दिया। कपल क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन करता है कभी, क्यों नहीं करता, क्योंकि कपल में जो दो फोर्सेस होती हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, जब नेट फोर्स 0 तो मोशन कहाँ से होगा, इसलिए लीनियर मोशन नहीं होता। जब भी होता है क्या होता है, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, रोलिंग, प्योर रोलिंग, उसकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है।